अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैम जी बच्चे। मैम वो जो कलर डॉपलर वाली स्लाइड थी ना, थर्ड स्लाइड है आई थिंक, वो थोड़ा मुझे समझा देंगे, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी थर्ड वाली स्लाइड। अच्छा, मैं समझा देती हूँ। मैं अभी जो आपका जो रीसेंट लेक्चर हुआ है उसकी बात कर रही है ना? जी हाँ जी मैम। जी बेटा, मैं अभी खोल लेती हूँ। हाँ जी, इसमें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया बेटा? इसी स्लाइड की बात कर रही है ना? हाँ जी मैम। अच्छा, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया, डॉपलर के एप्लीकेशंस पढ़ना स्टार्ट की, तो उससे पहले जब मैंने आपको लेक्चर दिया तो उसमें मैंने आपको जो है बेसिक कलर डॉपलर का डिफरेंस, पल्स वेव का डिफरेंस, कंटिन्यूस वेव का डिफरेंस और स्पेक्ट्रल का जो है वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जब हम कलर डॉपलर इमेजिंग पे आते हैं तो कलर डॉपलर इमेजिंग कंबाइंस रियल टाइम इमेजिंग विद सेमी क्वांटिटेटिव कलर इनकोडिंग ऑफ डॉपलर शिफ्ट फ्रिक्वेंसी। इस बात का ये मतलब है कि कलर, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती होती हूँ कि जब हम कंट्रास्ट स्टडीज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि हम कंट्रास्ट स्टडीज़ करते हैं, एक बंदे में पहले कंट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद उसको मशीन में से गुजारा जाता है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो फ़ौरन फ़ौरन तो हमें साथ में रियल टाइम नहीं मिल रहा होता ना, कुछ टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें, ऐसे ही है, तो वो यस रियल मैम। टाइम नहीं है। तो कलर डॉपलर इमेजिंग कंबाइंस जब रियल टाइम के साथ होती है कि एक तो हम साथ साथ जो है वो कलर उसका कंट्रास्ट भी देख रहे हैं और रियल टाइम में देख रहे हैं कि साथ साथ कंट्रास्ट है, एट द सेम स्पॉट हमने कलर डॉपलर अप्लाई किया तो हमें साथ में हमें वही चीज़ नज़र आ रही है। लेट सपोज कि हम जो है वो कैरोटिड आर्टरी का जो है वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं 10:59 AM पे, ठीक है। तो जब हमने 10:59 AM पे जब कलर डॉपलर अप्लाई किया तो 10:59 AM पे ही जिस सेकंड पे हमें उस एरिया से ब्लड फ्लो पास होगा वही टाइम वही एरिया हमें एट द स्पॉट नज़र आएगा। उससे की निस्बत ऐसा होता है कि जब हम जो है वो कोई कंट्रास्ट स्टडी कर रहे होते हैं, लाइक के हमने जो है वो पोर्टल वेन देखना है, लीवर का वीनस फेज देखना है, या कोई भी और इमेजिंग कोई भी कंट्रास्ट स्टडी करनी है, तो उसमें एक पेशेंट को पहले जो है वो क्या करता है किया जाता है, कंट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको एक्सपोजर दे के चेक किया जाता है, ठीक हो गया। दैट इज़ नॉट रियल टाइम। लेकिन जब हम एट द स्पॉट जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है, हम वेजल्स में कंट्रास्ट देख रहे हैं और वही हमें वही रियल टाइम हमें मिल रहा है जो हमने एट द सेम स्पॉट हमने कंट्रास्ट जो है वो पुट किया है। तो ये जो हमारे पास रियल टाइम इमेजिंग आ रही है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से आएगी? डॉपलर शिफ्ट फ्रिक्वेंसी की वजह से आएगी, ठीक हो गया। यस मैम। अब ये देखें, इसने ये बात की है
This is done by calculating the average if from each pixel in an entire image. तो वो जो हमारे पास ये कैसे हुआ कि इस एक इंटायर इमेज में जितने भी हमारे पास पिक्सल्स थे वो कैलकुलेट होके उन्होंने हमें एवरेज दे दी. जब एवरेज आ जाती है तो हमें इमेजिंग नज़र आती है. दिस एवरेज इफ इज कलर encoded depending on the velocity direction of flow relative to the transducer and is superimposed on the conventional anatomic grayscale imaging. अब मेरी बच्ची अगर देखो तो इसने क्या किया है कि ये जो हमें एवरेज आती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि लेट्स सपोज हम लीवर पे जो है वो कलर डॉपलर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हमें जो है वो लीवर का अगर हमने सेगमेंट 1 देखना है तो हमें लीवर का सेगमेंट 1 ही नज़र आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना. या हमने हाँ सेगमेंट 1 में से उसका राइट देखना है या लेफ्ट देखना है, तो हमें जो भी एक सिग्नल आता है जो ट्रांसड्यूसर रिसीव करता है सिग्नल, वो हमें एवरेज आती है. तो यही बात ये भी कह रहा है कि जो कलर इनकोडेड हमारे पास आता है वो क्या होता है कि एक एवरेज होती है, वो एवरेज डिपेंड करती है वेलोसिटी पे और डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे. ठीक हो गया. इसमें हमारे यस पास क्या है, वेलोसिटी है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो है. और यही कलर डॉपलर इमेजिंग जो है इसने क्या किया है, कन्वेंशनल ग्रे स्केल को सुपर इम्पोज कर दिया है. सुपर इम्पोज कैसे किया है कि इसने कन्वेंशनल जो ग्रे स्केल इमेजिंग थी उसने हमें सिर्फ एक ब्राइट कलर की, ग्रे एंड वाइट कलर की इमेज दिखानी थी, लेकिन कलर डॉपलर ने हमें उसमें कलर दिखा के उसको उसके फंक्शंस को ज़्यादा इंक्रीज़ करके, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी रेजोल्यूशन को ज़्यादा इंक्रीज़ करके दिखाया. तो इसने उसके फंक्शंस को सुपर इम्पोज कर दिया ना. सुपर इम्पोज यस कर मैम दिया कि नहीं. तो फिर क्या हुआ विद कलर डॉपलर इमेजिंग देयर यस फोर, मैम with color Doppler imaging, therefore the entire anatomic cross section is sampled for Doppler information. तो मुझे जो है वो पोर्टल वेन चाहिए, ठीक है. पोर्टल वेन का डायमीटर चाहिए, उसका ब्लड फ्लो चाहिए. तो कलर डॉपलर इमेजिंग के साथ क्या हुआ, एक तो इंटायर एनाटॉमिक क्रॉस सेक्शन सैंपल हो गया और उसकी डॉपलर इंफॉर्मेशन भी मिल गई. तो बेसिकली जब whenever you are doing एन डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ग्रे स्केल नॉर्मल जो बी मोड स्कैनिंग है वही, उसी को जब जो है वो कलर डॉपलर के साथ जोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाती है, कलर डॉपलर इमेजिंग बन जाती है. और ये क्या है, इसके सुपीरियर इफेक्ट्स हैं सिंपल ग्रे स्केल से. ये हमें एनाटॉमिक इंफॉर्मेशन भी बताती है और ब्लड फ्लो भी बताती है. ठीक हो गया कि लाइक ट्रांसड्यूसर की तरफ ब्लड आ रहा है, ये ट्रांसड्यूसर से अवे ब्लड जा रहा है, इसने हमें दोनों चीज़ें दिखानी है कलर डॉपलर ने. ठीक है. और ये सुपर इम्पोज्ड है सिंपल ग्रे स्केल से. अब क्लियर हो गया, ओके मैम क्लियर हुआ है कि यस नहीं. मैम ओके, मुश्किल तो नहीं है. यस मैम हो गया अच्छा, नो मैम आगे ही समझ सकते बाकी क्लास ने ज्वाइन किया. अच्छा, और किसी को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, जो हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें कोई इशू आ रहा है. क्लास आपको कोई यस इस सारे लेक्चर की समझ आ गई थी जहाँ तक हमने किया था. मैम तो यस फिर मैम ज़रा, फिर मुझे ज़रा डिफ्रेंशिएट करके बताएं, कोई एक बच्चा जो है वो डिफ्रेंशिएट करके बताए कि कलर डॉपलर में और स्पेक्ट्रल में क्या डिफरेंस होता है. मैम जो कलर डॉपलर होता है ना उसमें हम लोग जो है वो टूप्लेक्स देखते हैं, मतलब कलर और कंट्रास्ट भी होता है वेसल के अंदर. लेकिन जो हम्म. स्पेक्ट्रल डॉपलर है उसमें हम थ्रीप्लेक्स देखते हैं, उसमें कंट्रास्ट भी होता है, हम लोगों को ग्रे स्केल इमेजिंग भी शो होता है, उसमें वेव फॉर्म भी होता है, उसकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग इजीली उसको देख सकते हैं. तो जो वेव फॉर्म है, जो हमने डॉपलर की एक वेव फॉर्म पढ़ी थी, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें, कैसे हम उस वेव को जो है वो डिफाइन करेंगे, उस वेव की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. मैम वो उसकी डिस्प्ले में जो वो होती है जो था पल्स सिस्टोलिक वेव वो पूछ रही हैं हम. एक मैम जो वेव है, उसकी एक सिंपल वेव फॉर्म है. जस्ट सपोज जी मैं मैम. आपको एक वेव फॉर्म दिखाती हूँ. ये मेरे पास एक वेव फॉर्म आ गई है. इस वेव फॉर्म की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी. मैम इसका हमारे पास पीक सिस्टोलिक वेव होगी एंड डायस्टोलिक होगी और मैन में डिफरेंस होगा तो हमारे स्पेक्ट्रल पास इंटेंसिटी होगी स्पेक्ट्रल मैम विंडो इसमें, होगी और इधर जो डिस्टेंस होगा उसको स्पेक्ट्रल विंडो बोलेंगे, हाँ और एक उसकी विड्थ स्पेक्ट्रल होगी. इंटेंसिटी
फिजा, माहम और जूबिया ने जो है वो मुकाबला लगाया हुआ है और समझ मुझे एक की भी नहीं आ रही। चले अब जो है ना मैम माहम इसमें पीक सिस्टोलिक माहम वेव मा, होती है, एक माहम एंटी। फिजा फिजा ने जवाब दे दिया और ओके जूबिया ने मैम। माहम माहम दे दिया। बता दे, माहम बता दे। मैम बीम लाइन होती है इसकी, इसके अलावा एंड डायस्टोलिक होते हैं, स्पेक्ट्रल विंडो होती है, स्पेक्ट्रल हीट होती है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, वेलोसिटी। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये यूनी है कि बाई है, इस तरह ट्राई टेट्रा इस तरह की वेव है। अच्छा, बाइफेजिक और ट्राइफेजिक और टेट्राफेजिक में क्या डिफरेंस होता है? कोई और बता दे आप। जरवा किधर है? मैम जरवा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो कह रही थी मेरी अटेंडेंस पे मार्क कर दे, उसको काफी दिन से बुखार है। वो बुखार है उसे? मैम पता नहीं, 3-4 वीक्स हो गया। नहीं तो उसकी कोई रीजन होती है ना। जी मैम, वो कह रही थी कि ब्लड टेस्ट करवाएगी अब। आप उसे बोलें क्लास ज्वाइन करे, फिर मैं उसे पूछ लूँ उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या, आई मीन व्हाट इज़ द इशू, कि फीवर ओके की मैम, कोई काज बोलती होती। हूँ। तो उसको बोलें कि जो है वो क्लास ज्वाइन करे कुछ देर के लिए, ताकि उससे पूछ लिया जाए। अच्छा, वेव फॉर्म की समझ आ गई। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई जो है एक वेव फॉर्म जब आपके सामने आएगी तो उसको जो है वो आप डिफाइन कर लो कि स्पेक्ट्रल विंडो क्या है, स्पेक्ट्रल विड्थ क्या है, पीएसवी क्या है, ईडीवी क्या है। अरे फिर हमने चीज़ें पढ़ी थी कि डायरेक्शन, पैटर्न, वेलोसिटी। अच्छा, ये जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इनकी समझ आ गई थी? यस यस मैम। मैम, आ गई। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। अब अगर एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड होते हुए आप देखो तो उसकी कुछ ना कुछ तो समझ आएगी कि नहीं? आ जी जाएगी मैम, आ मैम। जाएगी। पक्की बात है? अल्लाह यस करे। मैम। यस मैम। ठीक हो गया। इंशाल्लाह। अच्छा, हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो है वो टू वर्ड्स होगा तो वो रेड होगा और अवे होगा तो वो ब्लू होगा। और फिर हाँ, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अबव एंड बिलो द बेस लाइन जो वेव फॉर्म्स बनती हैं बेस लाइन से अबव क्यों बनती हैं और बिलो क्यों बनती हैं, कौन बताएगा? मैम टुवर्ड द मैम ट्रांसड्यूसर अगर जाएगा आर्टीरियल ब्लड में तो वो वो अबव द अबव बेस लाइन बनेगी और बनेगी। अवे फ्रॉम द ट्रांजिस्टर बिलो बनेगी। तो यस। हम उसको एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड भी जो है ना वो कंसीडर करेंगे। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। अच्छा, फेजिसिटी, फेजिसिटी का मैंने पूछा था कि क्या है भाई फेजिसिटी? मैम मैम फेजिसिटी जो प्रेशर होती है, फ्लक्चुएशंस होती है ब्लड फ्लो में चेंज इन प्रेशर की वजह प्रेशर से। अच्छा, तो कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं? फेजिक मैम इसमें होती है, एफिजिक एफिजिक होती है, होती है, बेसिक नॉन है, फेजिक होती है, पल्सेटाइल होती पल्सेटाइल है, होती नॉन फिजिक होती है। पहले आप तीनों जो है वो डिसाइड कर लें कि किसने जवाब देना है, फिर जो है ना फिर कोई एक बताया करे। समझ एक की भी नहीं आती जब दो तीन साथ बोल रहे होते हैं तो। अच्छा, मैम ये आप जो नाम ले लिया करें। चलें चलें ठीक है। अभी जो है ना मुझे वो हीरा बिनते रजा बताए कि भाई फेजिसिटी क्या होती है। हीरा, आर यू प्रेजेंट? यस मैम। क्या होती है बच्चे फेजिसिटी? मैम लो चेंजिंग प्रेशर की वजह से। होता क्या है, पूरी बात डिफाइन करो। फैसल सईद, प्रेजेंट है आप? मैं लास्ट लेक्चर में नहीं था मैम, वो आइडिया नहीं है। इरज फातिमा, इरज फातिमा, इरम साबिर। मैम प्रेजेंट। क्या होती है फेजिसिटी? मैम फिजिसिटी होती है प्लास्टिसिटी, जो कि प्रेशर के चेंज होने से आती है। अच्छा, फर्दर इसको डिफाइन करेंगी? मैम फ्लक्चुएशंस होती हैं, प्रेशर जब ऊपर होता है तो वो तो मैंने सामने स्लाइड खोल के रखी हुई है, वो तो मुझे भी पता है फ्लक्चुएशंस होती हैं। जैसे अभी एक बच्ची ने बड़ा अच्छा वेव फॉर्म को डिस्क्राइब किया था, माहम ने। ऐसे ही है या किसी और बच्ची ने किया? बड़ा अच्छा, वैसे एक्सप्लेन करें इसको।
मैम मतलब क्या बताऊं इसके बारे में मैं आपको? अच्छा ठहरे अभी। रेस्पिरेशन में जो फेजिसिटी होती है, मतलब जो हमारे जब हम मतलब सांस भाई लेते हैं। आप बता दें, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ी इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन कर दें। जो है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें कैसी कैसी वेवफॉर्म्स बनती हैं। मुझे तो इसके बारे में इतना ही पता है कि जो है ना, जब हम जो अच्छा सांस को चलें, लेते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी इसको दोबारा से देख लेंगे। किंजा प्रेजेंट हैं आप? यस मैम। कुछ नाउ हो है, याद है या नहीं? फिजिसिटी 4 टाइप्स बताई थी मैंने इसकी शायद। नहीं मैम, मुझे अभी याद नहीं। मरियम आरिफ, आमना हसीब, बेटा आप लोग प्रेजेंट हैं? यस मैम। गाज गाज कौन एक्सप्लेन करेगा फिजिसिटी को, जिन बच्चों के मैंने नाम लिए उनमें से? मोहम्मद अहमद, जीशान अली प्रेजेंट है? यस मैम। क्या होती है फिजिसिटी, क्या कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं? मैम मैंने वो लास्ट लेक्चर नहीं लिया था। 2 मोहम्मद अहमद है ना, दूसरे ने तो लिया होगा। अच्छा जोनिश बलोच प्रेजेंट है? जोनिश, आज के बाद जिस बच्चे को क्लास में जो है वो उसने अपनी प्रेजेंस शो ना की, मैं उसको एब्सेंट मार्क कर दूंगी। क्लियर है? कोई किस बात पे किसी की नाराजगी? नो मैम। अब्दुल मनान, यस मैम। क्या होती है फिजिसिटी? मैम मैं लास्ट लेक्चर में 9 पे आया था। कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं, ठीक हो गया। मैम आप वो वाला तो नहीं कह रही? तो वो था ना कि ये फेज था, मतलब जिसमें अभी कोई अभी आपको होती पता चल जाएगा बच्चे, थोड़ा सा होल्ड ऑन करें। गाजिया वसीम, गाजिया प्रेजेंट है? यस मैम। क्या होती है फिजिसिटी? निशा, निशा आर यू प्रेजेंट? यस मैम। मोइजुल हक, यस मैम प्रेजेंट। मोइजुल हक, तहमीना अहमद, यस मैम। मैम क्या? फेजिसिटी ये होती है कि इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, उसके फ्लो में मतलब जो फ्लो होता है उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर चेंज हो रहा होता है। और कौन इसकी कौन सी 4 टाइप्स टाइप। होती हैं? मैम इसकी एक फेजिक होती है, नॉन फेजिक होती है, ए फेजिक होती है और पल्सटाइल होती है। मैम जो फेजिक होती है वो हमारी वेन्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें जो होती है बहुत कम फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। जो पल्सटाइल होती है वो आर्टरीज में होती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, जबकि फेजिक में जो है फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। और जो हमारी ए फेजिक होती है उसमें फ्लो नहीं हो रहा होता, और इसमें ये जो हमारी वेसल्स होती हैं जिसमें कोई डिजीज वगैरह होती है उसमें प्रेजेंट होती हैं। और नॉन फेजिक जो होती हैं इसमें फ्लो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो नहीं आ रही होती। क्लैपिंग फॉर तहमीना। इरज फातिमा, अब आपको क्लियर हुआ है कि मेरा क्या क्वेश्चन था? यस मैम, अब आगे समझ। वेरी गुड तहमीना, वेरी गुड। अच्छा, ये है जी, पल्सटाइल है, फेजिक है, नॉन फेजिक है और ये फेजिक है। इरज बच्चे आपको हुआ है क्लियर? यस मैम, हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छा तहमीना, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। अच्छा
ठीक हो गया? ये इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं? नो मैम, आगे समझ। ठीक हो गया। मैं अभी जो है मेडिसिन लेके आई हूँ आप लोगों का लेक्चर लेने के लिए। मेरे भी शदीद हेडेक था मुझे भी, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो है वो आपको अच्छा टाइम दे सकूं। ठीक है, अब फ्लो की समझ आ गई थी कि भाई प्लग फ्लो क्या होता है, लेमिनर क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है और क्यों क्यों होता है। यस मैम, आगे यस थी। मैम आ गई थी। यस मैम। कोई एक बच्ची जो है वो फ्लो को भी एक्सप्लेन कर दे अच्छा सा। कौन सी बच्ची करेगी? महजब तालिब। महजब प्रेजेंट है आप? ये महजब नाम ही है ना, मैं गलत तो नहीं इसको प्रोनाउंस कर मैम रही? महजेब है, मैम महजेब है। मैम महाजेब महजेब। नेम है। महजेब, सॉरी सॉरी बच्चे, मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, जो इंग्लिश में आ रहा था मैं उसको वैसे ही प्रोनाउंस कर रही थी। अच्छा, क्या होता है फ्लो पैटर्न्स, क्या होते हैं? मैम आइडिया नहीं है, चलो लास्ट लेक्चर नहीं लिया था। जुबिया चलो एक्सप्लेन करो फ्लो पैटर्न्स को। मैम तीन हमारे पास एक प्लग फ्लो पैटर्न पड़ा था हम लोगों ने, एक लैमिनर फ्लो था, एक टर्बुलेंट फ्लो था। जो प्लग फ्लो होता है ना, उसमें जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी सेम होती है। हमें सेम मतलब एक फ्लैट वेव फ्रंट मिलती है। और इसमें हम लोगों ने ये भी बताया कि स्पेक्ट्रल विंडो भी मतलब होती है, सही हमें नज़र आ रही होती है। और इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो नैरो होती है। और ये हमारे पास लार्ज आर्टरीज में होती हैं, जैसे अयोटा है। फिर हमारे पास लेमिनर फ्लो आ जाता है। लेमिनर फ्लो में हमारे पास जो पेरिफेरल रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी वेलोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल रेड ब्लड सेल्स। ये होते किसकी वजह से है, मतलब वेलोसिटी क्यों कम होती है? ये हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से होती है, जो वैसे वॉल की वजह से हो रही होती है। उसके बाद इन्होंने हमारे पास इसमें पैराबोलिक वेव फ्रंट मिलती है हमें। और उसके बाद हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है। टर्बुलेंट फ्लो ये डिजीज मतलब डिजीज कंडीशन में आ जाता है, और जैसे कोई ब्लॉकेज हो गया है या इस तरह की कोई कंडीशन हो गई है। और इसमें हमारे पास स्पेक्ट्रल विंडो बिल्कुल भी नहीं होती। और जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होती है। और लेमिनर फ्लो में हमारे पास स्पेक्ट्रल विंडो होती है, लेकिन जो प्लग फ्लो में जिस तरह हमें शो हो रही होती है वैसे नहीं होती। और इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो ब्रॉडर हो रही होती है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, वीनस फ्लो पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चे? यस मैम। मैंने लेक्चर यस कहाँ मैम। कहाँ स्टॉप किया था लेक्चर? मैम पोस्ट नोटिक मैम चेंजेस आप आपने पढ़ा दिए थे, चेंजेस पढ़ाए। चेंजेस पोस्ट स्टीनोटिक हाँ पढ़ा बस दिया था, पढ़ा। चेंजेस फ्लो वेलोसिटी पढ़ाई थी? नो नो यस मैम। मैम मैम। यहाँ से नहीं फ्लो मैम, ये नहीं वेलोसिटी, पढ़ा। फ्लो वेलोसिटी जो है वो हमने आज इंशाल्लाह देखेंगे। जरवा ने क्लास ज्वाइन की है? मैम वो ऑनलाइन भी नहीं है, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। जो है वो फ्लो वेलोसिटी देखेंगे। बाकी बच्चे भी पढ़ा करें। जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है, जो बच्चियां रिस्पॉन्ड करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है। बच्चे पढ़ा करें। मुझे जो है वो पढ़ने लिखने वाले बड़े बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो बच्चे जो हैं वो डंडियाँ नहीं मारते और लाइक अपने पेरेंट्स को चीट नहीं करते, इसलिए अच्छे लगते हैं ज़्यादा। बाकी बच्चे भी सारे बड़े अच्छे हैं, आप लोग भी मेहनत किया करें, कोशिश किया करें। इफ़ योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो इसका यही मतलब है ना कि पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं, यही मतलब है ना। यस मैम। तो कोई भी आप पे, जो भी आप लोगों को इतनी अच्छी तालीम दे रहा है, आप पे पैसा लगा रहा है, वक्त लगा रहा है, आपको ज़िंदगी की सहूलियात दे रहा है, ठीक है, तो जो भी आप ये आपके मोहसिन हैं, जो भी आप पे मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उनको चीट मत करें। पढ़ें लिखें। आप उनको सिर्फ एक ही तरह से उनका पे बैक कर सकते हैं उनको, कि उनको बस चीट ना करें, और वो जो आप पे मेहनत कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करें। ठीक हो गया? तो लॉयल रहें अपनी डिग्री से भी, अपने पेरेंट्स से भी, अपनी फैमिली से भी, और सबसे ज़्यादा लॉयल रहें खुद से। ठीक हो गया? मेहनत किया करें आप लोग।
यही आप लोगों के पढ़ने लिखने के दिन है। इसके बाद जो है कोई भी ये नहीं कहेगा पढ़ने लिखने के लिए, उस वक्त बस कदर आ रही होगी कि टाइम पे पढ़ लिया होता तो शायद अच्छी जगह होते। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी के नाम से ही शो है कि भाई इसने जो है वो स्पीड वगैरह को जो है वो कैलकुलेट करना है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, चाहे वो एक रिवर की वेलोसिटी, रिवर में बहते पानी की वेलोसिटी है, कैनाल में बहते पानी की वेलोसिटी है, चाहे वो ब्लड फ्लो की वेलोसिटी है, वो वेन में है, वो आर्टरी में है, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पीड। ठीक हो गया। फ्लो वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड using the Doppler equation, only accurate if the angle of sound beam and divisal is less than 60 degree। तो जब मैं आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछूं कि मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, मेरी बच्ची मुझे ये बताओ कि जब एक्यूरेट वेलोसिटी हमारे पास आएगी तो उसका एंगल कितना होना चाहिए, तो आपने खड़क से जवाब देना है भाई लेस देन 60 डिग्री होगा तो एक्यूरेट वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी एक्यूरेट होगी तो बाकी पैरामीटर्स भी जो हैं वो एक्यूरेट होंगे। तो क्या ये बात याद रहेगी? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया, याद रखनी है बच्चों। आप लोगों ने, जो बच्चे क्लास में नहीं बोल रहे वो एब्सेंट है मेरी तरफ से, और वो होते भी एब्सेंट ही हैं, महीनों महीनों बाद एक ईमेल करके कह रहे होते हैं हमें पिछले लेक्चर्स भेज दें। तो वेलोसिटी एरर इंक्रीजेस द एंगल इज इंक्रीज्ड। वेलोसिटी के एरर तब इंक्रीज होते हैं जब हम एंगल को मोर देन 60 डिग्री करेंगे। तो समझ आ गई है? यस मैम। क्लिनिकल कोरिलेशन इसका क्या है? सेवेरिटी ऑफ कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। जब कैरोटिड आर्टरी की स्टेनोसिस जो है वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों? कि स्टेनोसिस है, ब्लड आगे तेजी से नहीं जा रहा, ब्लड फ्लो पीछे से तो तेजी से आ रहा है लेकिन आगे स्टेनोसिस है और वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरर इंक्रीज होगा। ठीक हो गया? ये हमारे पास एक दोबारा से आ गई हमारे पास कि भाई हमने वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को देखना है। ठीक है, एक हमारे पास फिजिक्स साइकिल आ गई है। ठीक है, जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ वहाँ पे थी जो है वो 60 डिग्री एंगल पे हमारे पास एक फिजिक्स साइकिल स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमारे पास ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है, ये एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी है। ठीक हो गया। स्पेक्ट्रल विंडो हमें जो है वो स्पेक्ट्रल विंडो इसमें शो की गई है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी शो की गई है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन इंडेक्स है AI और एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, और टोटल टाइम जो है वो पूरी जो एक वेव फॉर्म है उसका टोटल टाइम जो होगा इस बेस लाइन का वो शो करेगा टोटल टाइम को। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम जो है वो हम कैसे मेजर करेंगे कि अगर आप एक्सेलरेशन टाइम की बात करें तो एक जो हमारे पास वेव फॉर्म है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पीक उसकी जा रही है, और जहाँ पे पीक पे जब चली जाती है तो ये हमारा उसका जो है वो एक्सेलरेशन टाइम होता है। ठीक हो गया? तो जैसे आप लोगों ने, बच्ची ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि भाई जो है वो एंड डायस्टोलिक कहाँ होता है, पीक सिस्टोलिक क्या होता है, स्पेक्ट्रल विंडो क्या होती है, स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होती है। तो एक ये फिजिक्स साइकिल है। ठीक है, और दूसरा आपने एक्सेलरेशन टाइम को याद रखना है कि एक्सेलरेशन टाइम को जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया? मैम एक दफा एक्सेलरेशन टाइम दोबारा बताइएगा। एक्सेलरेशन टाइम अगर आप देखें बच्चे तो एक्सेलरेशन टाइम जो है जहाँ से एक वेव फॉर्म जो है अगर यहाँ से ये वेव फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुई है, ये पीक की तरफ, जहाँ से पीक की तरफ जाना शुरू होती है, और जो हमारे पास पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी होती है तो यही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम। इसको आप याद रख सकते हैं कि अगर आप में से कोई गाड़ी ड्राइव करना जानता है या नहीं जानता, या थोड़ी बहुत तो नो हो होती ही है ना कार ड्राइविंग की, तो जब आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक्सेलरेटर को प्रेस किया जाता है ना।
चलें गाड़ी की एग्जांपल को छोड़ देते, मुश्किल है, हर बंदे को गाड़ी की ना हो नहीं है। जब किसी मॉल में जाते हैं या किसी ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं या कहीं मेट्रो ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे एक्सेलेटर्स लगे हुए होते हैं, ऐसे ही है। तो वो जो पहली सीढ़ी जहाँ पे कदम रखते हैं, वो जो पहली सीढ़ी है जहाँ से कदम रख के एक्सेलेटर आपको ऊपर लेके जा रहा होता है, दूसरे फ्लोर पे लेके जा रहा होता है, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम होता है ना। आप एक्सेलरेटर पे खड़े होगे, लेट सपोज के ये एक्सेलरेटर लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होगे, ये आपको पीक सिस्टोलिक तक लेके जाएगा, पीक पे लेके जाता है ना, ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता है, और उसके बाद जो दूसरा एक्सेलरेटर है वो नीचे लेके आना शुरू हो जाता है। तो वो जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को अटेन करने का टाइम लगता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन टाइम। समझ आ गई है? यस मैम। अब भूलेगा तो नहीं? नो मैम। पक्की बात है? चलें, अल्लाह खैर करे। बेटा आप लोग 1 मिनट होल्ड ऑन कीजिए, मैं पानी पी लूँ। नहीं, आज नहीं है मेरे पास। प्रेजेंट है आप बच्चे? अच्छा, अब आ जाती है बात रेजिस्टेंस की। तो जब हमने फ्लो की बात कर ली, जब हमने वेलोसिटी की बात कर ली, ठीक हो गया, जब हमने डायरेक्शन की बात कर ली, एंगल की बात कर ली, तो रेजिस्टेंस भी तो कहीं ना कहीं होता है कि नहीं होता? रेजिस्टेंस होता क्या है? जो अपोज करती है, मैम किसी भी फ्लो में जो हर्डल होता है उसको हर्डल होता है उसको कहते हैं। जो हर्डल है, जो अपोज कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? रेजिस्टेंस है। आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, पहाड़ी पे नहीं चढ़ते हैं, लाहौर में पहाड़ियाँ नहीं है, आप कहीं आगे जाना चाह रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए, आगे फोग है, तो वो फोग क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है कि भाई आप आगे नहीं जा सकते। यस मैम। वो आपकी विजिबिलिटी को ज़ीरो कर रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये नहीं पता आगे खड्डा है, आगे गाड़ी है, ट्रेलर है, क्या है, तो वो क्या है? रेजिस्टेंस है। ऐसे ही है, एक होती है हाई रेजिस्टेंस, एक होती है लो रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल्स में अक्सर बेतुकी देती रहती हूँ, इससे परेशान तो नहीं होते आप लोग? नो मैम। ठीक हो गया, एक बच्ची का जवाब आया, बाकी सारे क्या कहते हैं? नो मैम। आप लोगों को इसलिए जो है वो एग्जांपल्स देती हूँ ताकि व्हेन एवर जब आप लोग इसको मेमोराइज करें तो आपको याद आ जाए कि मैम ने यहाँ पे जो है वो कौन सी हमें एग्जांपल दी थी। बस इसलिए ऐसी बेतुकी एग्जांपल्स देती रहती हूँ ताकि वो आपको, अगर स्टडी रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगी तो फिर भूल जाएंगे, तो बेतुकी एग्जांपल्स अक्सर जो है वो माइंड में याद रहती हैं। हाई सिस्टोलिक पीक, लो डायस्टोलिक पीक। तो जब हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी की और एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल वेव फॉर्म आ जाती है कि भाई यहाँ पे पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी होगी और यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी होगी, ठीक हो गया। लेकिन जब रेजिस्टेंस हाई है तो सिस्टोलिक पीक भी हाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाई सिस्टोलिक पीक भी ज़्यादा होगी और लो सिस्टोलिक पीक भी क्या होगी? लो हो जाएगी। और सिस्टोलिक पीक जो है, डायस्टोलिक पीक जो है वो लो हो जाएगी और सिस्टोलिक पीक जो है, तो ये वेव फॉर्म आपको शो कैसी होगी कि नॉर्मली अगर ये यहाँ पे है पीक तो ये फर्दर ऊपर चली गई। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, ये देखें, आप इसको लेट्स कंसीडर इट इज अ एग्जांपल कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है तो वेव फॉर्म नीचे आने के बजाय ही यहाँ से ही आगे वाली जाके नई वेव फॉर्म शुरू कर देगी। वो जो एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी है वो प्रॉपर अपने उस फेज में आएगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि रेजिस्टेंस हाई है। ऐसे ही है लो रेजिस्टेंस बाय फिजिक्स सिस्टोलिक पीक एंड हाई डायस्टोलिक पीक। ठीक हो गया कि लो रेजिस्टेंस में
जो वो सिस्टोलिक पीक है वो बाइफेजिक हो जाएगी, और जो हाई डायस्टोलिक पीक जो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस में लो थी वो हमारे पास लो रेजिस्टेंस में हाई पीक हो जाएगी। कि अगर ये हमारे पास जो है वो डायस्टोलिक पीक यहाँ पे आ रही थी तो ये हमारे पास यहाँ पे इस मिड ऑफ साइकिल में आ जाएगी। समझ आ गई है? आर आई होता है रेजिस्टिव इंडेक्स, टी आई होता है पल्सैलिटी इंडेक्स, एस टी रेशो आर यूज टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। समझ आ गई है कि जब आप कोई डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे एक पूरा पॉइंट होता है वहाँ पे, वहाँ अपने रेजिस्टिव इंडेक्स लिखना होता है कि अगर अब्डोमिनल आर्टरी का अल्ट्रासाउंड किया है, जो है वो फीटस की अब्डोमिनल आर्टरी का जो है वो स्कैन किया है, उसका रेजिस्टिव इंडेक्स क्या है, उसका पल्सैलिटी इंडेक्स क्या है, उसकी एसडी रेशो क्या है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई होती हैं कि अगर 1.0 रेजिस्टिव इंडेक्स है तो इससे ऊपर जो है वो अगर जाएगा तो वो हाई रेजिस्टेंस होगा। पल्सैलिटी इंडेक्स भी जो है वो इसकी भी एक यूनिट नॉर्मली हमारे पास दी हुई होती है, और एसडी रेशो जो है वो 2.50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, कैलकुलेटेड होती हैं। तो अगर जो है वो रेजिस्टिव इंडेक्स हाई है या लो है तो भी हमें वहाँ पे जो ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ये सिर्फ आपने जो है वो एक वेव फॉर्म्स बनानी होती हैं और कैलकुलेट आपको जो है वो मशीन करके ये सारी चीज़ें दे देती है। तो जो कंसल्टेंट है उसने जो है वो इस बेस पे पेशेंट को ट्रीट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, आईयूजीआर, एक बड़ी कॉमन सी टर्म है आईयूजीआर। आईयूजीआर इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। होता यूँ है कि जो एक फीटस होता है वो उसकी जो है वो नॉर्मल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही होती। अब नॉर्मल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो है वो इसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ब्लड सप्लाई देखने के लिए क्या करें? डॉपलर डॉपलर फीटस का जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे प्लेसेंटा के साथ। जो उसकी ब्लड सप्लाई है बेबी की, जो अम्बलाइकस और प्लेसेंटा के दरमियान जो ब्लड सप्लाई है, प्लेसेंटा के थ्रू ही ब्लड सप्लाई बेबी तक जा रही होती है ना? यस मैम। तो वो जो हमारे जो कनेक्शन होता है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड अम्बलाइकस ऑफ फीटस, वो जो आर्टरीज हैं, 3 आर्टरीज होती हैं, ठीक है? तो एक वेन होती है, 2 आर्टरीज होती हैं, टोटल 3 वेजल्स होती हैं। तो उनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर रेजिस्टिव इंडेक्स हाई है तो इसका मतलब क्या है? ब्लॉकेज ज़्यादा है। अगर पल्सैलिटी इंडेक्स हाई है या लो है या एसडी रेशो नॉर्मल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड बेबी मदर, द ब्लड सप्लाई बिटवीन द मदर एंड फीटस इज डिस्टॉर्टेड। तो इस वजह से क्या है? बेबी की ग्रोथ रिटार्डेशन, बेबी जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन में जा रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें नॉर्मल हैं, अगर आर आई ठीक है, पी आई ठीक है, एस डी रेशो ठीक है, ब्लड सप्लाई अगर नॉर्मल है, तो फिर क्या हो? फिर हम किस तरफ जाएंगे? फिर क्या कि किस एनॉमली की वजह से जो है वो बेबी ग्रोथ रिटार्डेड है? कोई सोच सकता है कि क्या चीज़ हो सकती है? दिमाग में क्या आ रहा है? कोई उल्टा सीधा जवाब ही दो, लेकिन मुझे पता तो चले कि क्या आ रहा है आपके माइंड में। फिर क्यों होगा? अगर ब्लड सप्लाई ठीक है तो फिर बेबी क्यों ग्रोथ रिटार्डेड होगा? जुबी आप बताएं। मैम सोच रही हूँ। हाँ सोच रही हो माहम? मैम शायद कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है। शाबाश। होगा यूं कि या तो जो है वो बेबी जो है जैसे वो एमनियोटिक फ्लूइड इनगल्फ कर रहा है, तो जो है वो एसोफेगस में कोई अबनॉर्मेलिटी है, कोई उसके जो है वो पैसेज जो एसोफेगस का उसके स्टमक तक का है वो अबनॉर्मल है, या उसके किडनीज ठीक काम नहीं कर रहे, या क्या है कि कोई जो है वो किडनी जो है वो कहीं कोई ब्लॉकेज है जिस वजह से उसका यूरिन पास नहीं हो रहा। तो ये सारी अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जो है वो बेबी ग्रोथ रिटार्डेड होता है। इसीलिए जो वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ
क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड पढ़ाऊंगी। अगर आपने रीजनल अल्ट्रासाउंड मुझसे पढ़ा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि 5th मंथ में जो है वो एनॉमली स्कैन किया जाता है। बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए हुए होते हैं, तो हमने एनॉमली स्कैन करके एक एक ऑर्गन को बताना होता है कि ये नॉर्मल है या नहीं है, और अगर कोई अबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो तो जो है वो पेरेंट्स को बताया जाता है कि दिस विल बी एन नॉर्मल बेबी और अबनॉर्मल बेबी, एंड इफ़ यू वाना अबॉर्ट द, मतलब अगर उसको करना चाहें तो ये होता है। वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो अब नॉर्मल बेबीज़ को नहीं पैदा किया जाता। पाकिस्तान में जो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो एनॉमली स्कैन के बाद भी जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इस्लाम की भी आ जाती हैं, और जो है वो जैसे इसमें शरीयत के भी उसको फॉलो किया जाता है हमारे मुल्क में, और बाहर के मुल्कों में जो है वो ये चीज़ें तो नहीं कंसीडर की जाती, इसलिए जो है वो लेकिन फिर भी जो है वो एनॉमली स्कैन तो मैंडेटरी होता है, कोई भी कंडीशन है बेबी की तो वो बताने के लिए। लेकिन है ये तो आपको मैंने बता दी जो है वो डॉपलर आर्टरी अल्ट्रासाउंड ऑफ फीटस। लेकिन अगर जो है वो कैरोटिड आर्टरी का डॉपलर होता है, या पोप्लिटियल आर्टरी का डॉपलर होता है, या फेमरल आर्टरी का डॉपलर होता है, या किसी भी और आर्टरी का डॉपलर होता है, तो whenever resistive index PI and SD ratios are normal and abnormal, तो डायग्नोसिस किस बेस पे होगी? इन तीनों रेशोज की बेस पे ही डायग्नोसिस होगी कि जो है वो कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कि कहीं स्टेनोसिस तो नहीं है, या कहीं पे कोई डिजीज आर्टरी तो जो है, या वो कोई अब नॉर्मल आर्टरी तो डेवलप नहीं हुई भी। समझ आ गई है? रेजिस्टेंस यस मैम। क्लिनिकल कोरिलेशन जो है वो अब हम देखते हैं। वैसे क्लिनिकल कोरिलेशंस जो है वो मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे दी हैं। इन कॉमन कैरोटिड और रीनल आर्टरी नॉर्मली देयर इज लो रेजिस्टेंस फ्लो इफ हाई रेजिस्टेंस वेवफॉर्म इज सीन इन वेजल नैरोइंग। अगर जो है, वैसे तो कैरोटिड और रीनल आर्टरी डॉपलर में जो है वो रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है, लेकिन जब वेव फॉर्म जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो है वो मज़ीद ऊपर को चली जाएगी, और एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी का वो नीचे आने के बजाय अपनी वेव फॉर्म को ऊपर रखेगी, या जो है वो वेव फॉर्म्स में जब भी चेंजिंग आएंगी रीनल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी के डॉपलर में, तो क्या होगा कि हमें कंसीडर हो जाएगा कि ये वेजल नैरोइंग की वजह से वेव फॉर्म चेंज हो रही है। अच्छा, कैरोटिड आर्टरी डॉपलर की वेव फॉर्म तब चेंज होगी जब आगे कोई थ्रोम्बस होगा, जब कोई ब्लॉकेज होगी ब्रेन में। और रीनल जो आर्टरी का जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जब किडनी सही काम नहीं कर रही होती, कैलिसिस ठीक काम नहीं कर रहे होते, और अगर कोई वहाँ पे ट्यूमर पड़ा हुआ है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, तो उसने भी किडनीज के ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करना है, तो वेव फॉर्म्स हमारे पास नॉर्मल नहीं आएंगी। समझ आ गई है? यस मैम। Ovaries have high resistance flow in proliferative phase। जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, आप लोगों ने प्रोलिफरेटिव फेज का और सिक्रीटरी फेज का डिफरेंस पता है? क्लास प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज का डिफरेंस पता है कि नहीं? बच्चों नहीं जवाब देना। जुबिया, यस मैम। डिफरेंस पता है प्रोलिफरेटिव और सिक्रीटरी फेज का? मैम सिक्रीटरी फेज में आई थिंक सिक्रीशन होती है, और पॉलीप्रेटिव में नहीं। फिजा, आपको पता है कि जो है वो प्रोलिफरेटिव और सिक्रीटरी फेज क्या होता है? नहीं पता। मैम हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है ना सिक्रीटरी फेज में, तो उससे कॉर्पस क्लास 1 मिनट दे दे मुझे। ये इंशाल्लाह जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाली चीजें थी, लेकिन मैं आपको जो है वो बता दूं। मैम जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रिपेयर हो जाती है बेबी को रिसीव करने।
डेवलप करने के लिए। एक मिनट मैम नई अल्ट्रासाउंड फीमेल पेल्विस शो हो रहा है, नई स्लाइड्स शो हो रही हैं। यस मैम। यस मैम हो रही है शो। अब होता यूं है कि व्हेनेवर यू विल गो थ्रू द रीजनल अल्ट्रासाउंड, तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। होता यूं है कि एंडोमेट्रियम चेंजेस थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर एक नॉर्मल साइकिल जो है वो 28 डेज़ की है या 35 डेज़ की है, तो एंडोमेट्रियम ने चेंज होना ही होना है, ठीक है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है। ये जो वाइटिश सी लाइन आपको नज़र आ रही है हाइपरिकोइक, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है और ये पेरीमेट्रियम है। तो प्रोलिफरेटिव फेज में ये थोड़ी सी ब्राइट नज़र आने लगती है, ठीक हो गया। और इसकी जो बाकी ट्राई लेमिनर शेप हमें देती है 1, 2 और 3 लेयर्स की तरह हमें नज़र आती है। और ये भी हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेस और सेक्रीटरी फेस में बहुत ज़्यादा थिकंड हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं कि प्रोलिफरेटिव और सेक्रीटरी फेस जो है वो हमारे पास प्रोलिफरेटिव इफ अ पेशेंट हैविंग साइकिल, अगर उसका जो है वो डे फर्स्ट अगर 1 दिसंबर था, ठीक हो गया, तो 1 दिसंबर से लेके 14th ऑफ दिसंबर तक जो है वो उसका प्रोलिफरेटिव फेस होगा या फोलिकुलर फेस होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं हुई हुई होगी, नया एग ओवरी से पास नहीं हुआ होगा। एट द 14th डे पे जो है वो ओवा पास होता है। और उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो कंसेप्शन होती है या जो है वो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसको या तो सेक्रीटरी फेस कहा जाता है, ल्यूटियल फेस कहा जाता है या पोस्ट ओव्यूलेशन फेस कहा जाता है, ठीक है। तो अगर तो इफ़ पेशेंट उसका अगर कंसेप्शन हो गई है उस पेशेंट की, तो फिर तो जो है वो ल्यूटियल फेस या सेक्रीटरी फेस नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं होती तो वो ल्यूटियल फेस होगा, सेक्रीटरी फेस होगा या पोस्ट ओव्यूलेशन होगी। उसमें जो है वो एंडोमेट्रियम थिकंड हो जाती है, ठीक हो गया। अब फेजेस क्लियर हो गए? यस मैम। अच्छा, अब हम आते हैं ये वैसे आप लोगों का नहीं था लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए कि ओवरीज हैव हाई रेजिस्टेंस फ्लो इन प्रोलिफरेटिव फेस। ओवरीज का जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है प्रोलिफरेटिव फेस में। इफ लो रेजिस्टेंस फ्लो इज सीन विद इन ओवेरियन मैस, मोस्ट लाइकली कार्सिनोमा। अगर जो है वो जब भी पेल्विक अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि प्रोलिफरेटिव फेस में कराए जाएं, ठीक है। तो अगर जो है वो रेजिस्टेंस लो होगा तो क्या होगा कि मोस्ट लाइकली ओवेरियन कार्सिनोमा है, ओवेरियन सीए है या कोई भी ओवेरियन बिनाइन या मैलिग्नेंट मैस है। क्लियर हो गया? यस मैम। परेशान नहीं होना Yes, अगर ma'am. याद नहीं भी रहता, क्योंकि हमने जो है ये चीज़ें नेक्स्ट उसमें पढ़नी है। आपको जो है वो रेजिस्टेंस वाली स्लाइड शो हो रही है या कोई और शो हो रही है? रेजिस्टेंस वाली हो रही है। क्या? रेजिस्टेंस अच्छा, वाली शो हो रही है मैम। फिर ठीक है। तो जो है अगर आप देखें तो हाई रेजिस्टेंस वेवफॉर्म्स हमारे पास कैसी बनी हुई हैं और लो रेजिस्टेंस वेवफॉर्म कैसी बनी हुई हैं। क्या है, हाई रेजिस्टेंस नॉर्मल वेवफॉर्म्स हैं और लो रेजिस्टेंस में वेवफॉर्म्स क्या हैं, एबनॉर्मल। क्या अब नॉर्मल आ गई हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं फ्लो वॉल्यूम की तरफ। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, एक समरी की तरह इस डॉपलर के टॉपिक को याद रखना। समरी की तरह ऐसे याद रखोगे कि मैडम ने हमें डायरेक्शन पढ़ाई है, हमें जो है वो वेलोसिटी पढ़ाई है, हमें जो है वो पल्सैलिटी पैटर्न। बताई है, हमें क्या 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 चीज़ें बताई हैं। ये 4-5 पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रख के फिर इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना, ठीक हो गया। अब जब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली तो भाई वॉल्यूम भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं? तो उसी Yes, ma'am. डॉपलर इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि वेलोसिटी, और अगर हमें डायामीटर मालूम है, अगर हमें वेलोसिटी पता चल गई है कि भाई 1540 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और जो एक वेजल है उसका डायामीटर 3 mm है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे अपने बेबी का वेट बताएं, ठीक हो गया। तो बेबी का वेट आप तब
तक नहीं बता सकते जब तक आप फीमर लेंथ को नहीं देख लेते, बाइपैराइटल डायमीटर को नहीं देख लेते, आप अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस नहीं देख लेते, आप जो है वो थोरेसिक सर्कमफ्रेंस नहीं देख लेते, आप हेड सर्कमफ्रेंस नहीं देख लेते, आप जो है ह्यूमरस की लेंथ नहीं देख लेते। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपने बेबी का वेट बताना होता है। तो इसी तरह जो है एक फ्लो का वॉल्यूम क्या है, जो है एक वेजल है, अगर जस्ट लाइक हमारे पास फेमरल आर्टरी है तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम क्या है। तो जब आप उसकी डायरेक्शन मालूम कर लेंगे, जब उसकी आप वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, जब उसकी पल्सैलिटी देख लेंगे, जब उसका रेजिस्टिव इंडेक्स देख लेंगे, जब आप उसकी एसडी रेशो देख लेंगे, तो आप क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं। ठीक हो गया। अगर तो लेवल लो है, लो लेवल फ्लो है, तो इसका क्या मतलब है कि वो वेजल ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, उस वेजल के जो वेल्व्स हैं उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई है। ठीक हो गया, क्लियर है? यस मैम। ये हमारे पास जो है वो एक एरिया से जो है हमने ब्लड को लेके हमने उसकी वेलोसिटी, हमने उसका फ्लो और ये सारी चीज़ें करके हमने क्या निकालना होता है, ब्लड फ्लो का वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है। कलर फ्लो इमेजिंग आपको अब इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, अब तो आपको बिल्कुल नहीं इसमें कोई मसला होगा। गिव डिफरेंट कलर टू आरबीसीज डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन एंड वेलोसिटीज। ठीक है। तो कलर फ्लो इमेजिंग में जो है ये नहीं होगा कि आरबीसीज हैं तो वो रेड ही होंगे, या हमारे पास डब्ल्यूबीसीज हैं तो वो हमारे पास ब्लू होंगे, या प्लेटलेट्स हैं तो वो ब्लू होंगे। ठीक है। तो ऐसा है कि रेड कलर जो होता है वो टूवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर होता है, और जो ट्रांसड्यूसर से अवे जा रहा होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक हो। और किस वेलोसिटी के साथ जा रहा होता है वो हमारे पास जो है वो एक कैलकुलेटेड वेलोसिटी आ रही होती है जब आप एक एंगल सेट कर लेते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लो जो है एक साइड पे जब मैक्सिमम फ्लो है तो उसके लिए आप पल्स डॉपलर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पल्स डॉपलर जो है वो आपको पता है कि एक बर्स्ट ऑफ पल्सेस आप जो है वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपको जो है वो सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बार्ट ब्लू जो है वो अवे और रेड टूवर्ड्स बार्ट क्राइटेरिया को आपने याद रखना है। फास्टर वेलोसिटीज होंगी तो ब्राइटर कलर्स होंगे, येलो होंगे, वाइट होंगे, स्लोअर वेलोसिटीज होंगी तो डार्कर कलर्स होंगे। ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो जो होगा, जब डिजीज फ्लो होगा तो मिक्सचर ऑफ कलर्स आएंगे और एंगल डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। सॉफ्ट प्लैक्स हैं तो वो क्या करेंगे, हमें फ्लो वॉइड में भी सीन कि हमें शायद वो फ्लो एक जगह पे नजर ही नहीं आ रहा होगा जहाँ पे प्लैक्स होंगे, जहाँ पे स्टीनोसिस होगी, जहाँ पे कोई मैस पड़ा होगा। ठीक है। आर्टीरियल रेजिस्टेंस की अगर बात करें, लोअर रेजिस्टेंस आर्टरीज नॉर्मल आरआई जो है वो नॉर्मल आरआई की वैल्यू आपने याद रखनी है 0.555 टू 0.7 तक नॉर्मल आरआई है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि स्टिनोसिस होगी, कोई डिजीज होगी, कोई ब्लॉकेज होगा। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, हेपेटिक आर्टरीज, रीनल आर्टरीज एंड टेस्टिकुलर आर्टरीज एंड हाई रेजिस्टेंस आर्टरीज जो है उनका क्या है, नॉर्मल आरआई जो वैल्यू है। हाई रेजिस्टेंस आर्टरीज कौन सी हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सट्रीमिटी आर्टरीज में हाई रेजिस्टेंस फ्लो होता है। फास्टिंग मेजेंटेरिक आर्टरीज, अब फास्टिंग मेजेंटेरिक आर्टरीज कौन सी होती हैं कि पेशेंट फास्टिंग में है, उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज होती हैं, तो उनमें हाई रेजिस्टेंस फ्लो होता है, और उनका जो नॉर्मल आ रहा है वो 0.7 होता है। अगर तो पेशेंट फास्टिंग में है तो मेजेंटेरिक आर्टरी का आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो मोर देन 0.7 है तो इट्स ओके। अगर एक्सट्रीमिटी है तो एक्सट्रीमिटी का भी आ रहा है मोर देन 0.7 है तो इट्स ओके, इट्स मोर देन नॉर्मल। ठीक है। और अगर हमारे पास लो रेजिस्टेंस जो आर्टरीज हैं, अगर इन चारों आर्टरीज में जो है वो इन वैल्यूज से जब इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वो क्या होगा, डिजीज होंगी या अब नॉर्मल होंगी। तो आई होप कि जो है वो अब आपको जो है क्लियर है, यस मैम। मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चन सोच के रखें। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने सोचे क्वेश्चंस? क्लास यस मैम।
क्वेश्चन सोचें। मुश्किल था डॉपलर अल्ट्रासाउंड? नो मैम, इजी है, इतना मुश्किल नहीं था जितना आप शुरू में कह रही थी कि ये बहुत मुश्किल होता है, कोई करता ही नहीं है। वुड यू Yes, ma'am. बिलीव कि इस पे मैंने इसको आसान बनाने में मैंने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रेस ली कि कहीं मैं किसी तरह इसको आसान बना दूं कि बस आपको समझ आ जाए, किसी तरह मैं बस इसको आसान बना दूं, कि ये ना हो कि मैं जो है वो आपको मुश्किल टफ लेवल का पढ़ाऊं और आपको समझ ना आए। मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है वो आपने इसको मेमोराइज रखना है। अच्छा, अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं। अब्दुल बसीर दोतानी प्रेजेंट है? अब्दुल बसीर, अब्दुल मनान, अकबर अब्बास, आमना प्रेजेंट बशीर, मैम। आमना हसीब, प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा, अनम नूरीन, अक्सा अरशद, अक्सा नहीं है प्रेजेंट, गाजिया वसीम, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हमना इफ्तिखार, प्रेजेंट मैम। हिरा बिनते रजा, हिरा बिनते रजा, हिरा सोई हुई है। इरज फातिमा प्रेजेंट, इरम साबिर, प्रेजेंट। इरम साबिर, प्रेजेंट मैम। किंजा जमील, सोई हुई है। लाइबा अबरार, लाइबा आर यू मैम प्रेजेंट? हिरा बिनत रजा प्रेजेंट। तो जब मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा आप नहीं बोली, जब मैंने आपकी अटेंडेंस बोली आपने नहीं, आपने आंसर रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब जब आपकी एब्सेंट मार्क हुई तब आपने रिस्पॉन्ड किया। व्हाट्स दिस बिहेवियर? ये किस किस्म का बिहेवियर है? लाइबा अबरार, माहम, Present. माजेब, मारिया मुनीर, मारिया, मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मरियम सलमान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, ये तो मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। बेटा आपकी आईडी 023 है एंड पे? यस मैम, 023। 044 मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फैसल सईद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद रऊफ, प्रेजेंट मैम। मोनीबा बशीर, प्रेजेंट मैम। निशा लैला, प्रेजेंट मैम। नूर नवाज, राना मोहम्मद मोइजुल हक, रिदा ज़ाहरा, प्रेजेंट मैम। रिजा हालिद, रिमशा, सादत अली, प्रेजेंट मैम। सरोज सीमाब, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबहानी, सिकंदर प्रेजेंट नहीं है। सैयद इक़्तिदार अली शाह, तहमीना, प्रेजेंट मैम। तूबा आपने अभी क्लास ज्वाइन की है? नो मैम, मैंने स्टार्ट से की थी ज्वाइन क्लास। उमैर खान, उमैर भी नहीं है। जरवा गोहर,
मैम वो कह रही थी कि उसकी अटेंडेंस मार्क कर दें जरवा की। बेटा वो जब मुझे मेरी उससे बात हो जाएगी, जब वो मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखा देगी तो मैं उसकी मार्क कर दूंगी, ओके चेंज कर मैम। दूंगी। जिशान मैम। अली, प्रेजेंट मैम। जोनिश बलोच। प्रेजेंट। जोनिश आप सो रही थी पहले जब मैंने आपका नाम लिया था? नो मैम, आई डिडंट हियर, इट गॉट डिस्कनेक्टेड वंस, आई डोंट नो, मे बी तब आपने लिया, आई डोंट नो। जुबिया कुलसुम। प्रेजेंट मैम। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आई हो, और एनीथिंग एल्स? नो मैम, आ गया समझ। मैम वो क्विज के लिहाज से बता दें। क्या बता दूं? मैम वो क्विज मतलब किस टाइप का होगा, रिटन होगा या कैसे होगा वो? आप प्रिपेयर करें, आप प्रिपेयर करें, मैम आपको इस एक्चुअली चीज ऐसा है कि ना वो जो क्विज है ना, हमारा रेडियोलॉजी को 11, 12 और 13 को वाइवा है पड़ा, और वो क्विज भी कहीं उसी के बीच में ही आ रहा है, तो इस लिहाज से ना। क्विज 14 को है, और ये अब डेट चेंज हुई है दूसरी बार, यही बात है। तो जो है वो आपको 7 से भी प्रॉब्लम थी, आपको 4 से भी प्रॉब्लम थी, आपको जो है वो 11 से भी प्रॉब्लम थी, क्विज या 14 को तो नहीं है। अब जो है वो कोई मैम अब डेट आपको का ना, नहीं, अब डेट आपको एक्सक्यूज देते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए। मैम डेट का नहीं इशू, आप ये बता दें कि मतलब रिटर्न होगा कि ओरल होगा, मतलब मुझे जस्ट ये मैम हम बताएं, बस वो पूछ रहे हैं कि किस टाइप का होगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये डेट एक्सटेंड आपको करें। जो है कि आपको आना चाहिए, आपको इस चीज से नहीं होना चाहिए कि वाइवा है या जो है वो एमसीक्यूज हैं या एससीक्यूज हैं। हमें जो है वो ये क्या लर्निंग होती है कि आपको इतना पैम्पर कर दिया जाए कि भाई हम आपको जो है वो बताएं कि भाई ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज है, आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो जब आपको प्रिपेयर्ड होगा तो आपको इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं होगी कि एमसीक्यूज हैं, एससीक्यूज हैं, या ट्रू फॉल्स हैं, या कॉलम्स हैं जिनको मैच करना है। ठीक हो गया? अगर आपको जो लेक्चर्स में कोई इशू है तो मुझे बताएं, मैं वो सॉल्व करा देती हूँ। मैं आपकी रिवीजन क्लास रख लेती हूँ, मैं आपको जो है एक चीज़ समझ नहीं आ रही वो मैं आपको 20 बार समझा देती हूँ। लेकिन ये किस किस्म का बिहेवियर होता है बच्चे, कि असाइनमेंट पूछ रहे हैं कि मैडम हम इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखें। तो जब मैंने ही आपको इतना पैम्पर करना है, जब मैंने ही सारी चीज़ें बतानी है, फिर इन एग्जाम इस इवेल्युएशन का क्या फ़ायदा रह जाता है? फिर तो कोई इवेल्युएशन हुई ही ना। कोई चीज़ समझ ना आई हो आपको। मैंने आपको फर्स्ट 7 लेक्चर्स दिए थे ना एग्जाम के लिए। क्लास मैंने आपको कितने लेक्चर्स दिए थे एग्जाम के लिए? मैम 1 to 7 1 to 7 फर्स्ट 7। इंशाल्लाह है आपका आपके पास मेरे जो है वो 12 लेक्चर्स हो गए हैं। ऐसा है कि मैंने जो पिछला वर्क प्लान था वो मैंने उठा के देखा, तो उसमें जो है वो जो क्लास को पढ़ाया गया था वो रीजनल अल्ट्रासाउंड के टॉपिक्स पढ़ाए गए थे। तो आई गॉट कंफ्यूज्ड कि भाई जो है वो जनरल अल्ट्रासाउंड में रीजनल अल्ट्रासाउंड को क्यों पढ़ाया गया है। तो नाउ आई विल डिस्कस टू द एचओडी कि हमें जो है वो फर्दर क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो है वो कोर्स आउटलाइन तो कवर हो चुकी हुई है। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को लर्न करा रही हूँ। तो इसके बाद मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो देन इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल शेयर विद यू के जो है वो हमें जो है वो कैसे आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक हो गया? ओके मैम। हाँ। ओके मैम। जो 7 लेक्चर्स के अलावा जो आपके थे, जितने भी हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट वो कोर्स आउटलाइन थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिसिंग थी। तो इंशाल्लाह जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोर्स आउटलाइन को भी चेंज किया जाए। इन नेक्स्ट जो आपके जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर्स जो आ रहे हैं उनमें जो है उसको भी हमने कोशिश की है कि जो उसमें इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको निकाला जाए, और जो आप लोगों की फील्ड से मैक्सिमम रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको डाला जाए। हम ये भी ट्राई कर रहे हैं सारे जितने भी हम फैकल्टी मेंबर्स हैं कि आपकी फील्ड से ज़्यादा
कोर्स आपको पढ़ाया जाए और इररेलेवेंट चीज़ें आपको जो है वो जो इररेलेवेंट हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं, जो चीज़ें डेफिशिएंसी जो है उसको जो है वो मैक्सिमम कवर किया जाए, क्योंकि फील्ड आपकी रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में ही आपने एक्सेल करना है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम रेडियोलॉजी का नॉलेज दिया जाए, ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम। तो जो है वो आप लोगों ने अच्छा प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से लर्न करना है, कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको टॉपिक का, सब्जेक्ट का। ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो है वो ये पूछूं कि अल्ट्रासाउंड रूम में जाके सबसे पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आगे से मुझे एक बच्चा ये जवाब दे मिस मैंने ना वो लेक्चर अटेंड नहीं किया था। एक जो है एक वार्ड बॉय जो होता है, एक जो नर्स होती है, एक जो आया होती है, उसको भी पता होता है कि अल्ट्रासाउंड रूम में जाके पहली उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऐसे ही है। यस मैम। तो आप लोगों से जो है वो फिर तो आईक्यू लेवल फिर काफी डाउन नहीं जा रहा, तो अपने माइंड को एक्टिव करें। सारे के सारे बच्चे आप लायक ही, अगर आप लायक ना होते, अगर आप इतने एलिजिबल ना होते तो आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना पढ़ रहे होते। ठीक है, तो अपने लेवल को अपग्रेड करें, अपनी सोचने समझने की सलाहियतों को पॉलिश करें, ठीक है, और खुद को कंसीडर करें कि भाई आप कोई स्पेशल चीज़ है। सारे के सारे तो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे ना। आपके साथ कितने लोगों ने एफएससी किया है? क्या सारे के सारे लोग जो है वो बीएस डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं? नो मैम। नहीं पढ़ रहे ना। कोई आईसीएस जो है वो कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएस उर्दू कर रहा है, कोई बीएस इंग्लिश कर रहा है। तो आप खुद को ये क्यों नहीं कंसिडर करते कि अल्लाह ताला ने आपको एक स्पेशल काम के लिए चुना है, एक अच्छी फील्ड के लिए चुना है, एक अच्छी डिग्री के लिए चुना है? तो अपनी वैल्यू को जो है वो समझें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। और अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने का ये मतलब नहीं है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिस डिग्री में आप इनरोल्ड हैं, उसके साथ अपना जो है वो हक अदा करें, उसको पढ़ें, उसको अच्छी तरह से समझें, और जो है वो जो भी पढ़ रहे हैं आपको एट द एंड वो पता होना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा है इसका मुझे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और मैंने क्या लर्न किया। मैं अपने सारे बच्चों को कहती हूँ कि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जो है या एट द एंड ऑफ कोर्स जो है वो एक समरी बनाया करें कि मिस ने जो है वो मुझे पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। बेसिक फिजिक्स पढ़ाई थी, फिजिक्स क्या होती है, साउंड बीम की फिजिक्स क्या होती है, जो है बीम जब टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके कौन कौन से फिनोमिनल्स होते हैं, फिर जो है वो फाउंडेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या हैं, उसके अलावा जो है वो मशीन केयर क्या चीज़ है, उसको कैसे साफ किया जाता है, कैसे उसकी केयर की जाती है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इमेज परसेप्शन और एनाटॉमी क्या है, अल्ट्रासाउंड क्यों फायदेमंद है और क्यों फायदेमंद नहीं है। तो जब आप एक इस तरह से समरी बना के एक सब्जेक्ट को याद करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। मेरे पास 7वें 8वें सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ कि भाई ये चीज़ तुमने पढ़ी थी तो इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, तो कहते हैं मिस हमने ना चौथे सेमेस्टर में पढ़ी थी तो हम भूल गए। तो ये रेडियोलॉजी जो है वो मेडिकल फील्ड भूलने वाली चीज़ नहीं होती, आपने इसको हर वक्त हर कदम पे याद रखना होता है। आप चलते फिरते हैं, आप उठते बैठते देखते हैं, आप में और एक नॉर्मल लोगों में डिफरेंस होना चाहिए। जो नॉर्मल लोग कौन से हैं, जो नॉन मेडिकोज हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग नहीं हैं। आप घर में भी 4 बहन भाई होंगे, 2 मेडिकल के होंगे, 2 नॉन मेडिकोज होंगे, तो उनमें और आप में डिफरेंस होना चाहिए। आपकी सोच में डिफरेंस होना चाहिए, आपकी परसेप्शन में डिफरेंस होना चाहिए, आपके आईक्यू लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि बचपन में जो है वो 20 आईक्यू लेवल लेके पैदा हो गए और उसी 20 पे ही रहना है या उससे बैक जाना है। अपने लेवल को अपग्रेड करेंगे। एक बंदा देखते हैं आप, ठीक है, आपके घर में कोई बंदा बीमार है, लेट सपोज कि आपके पेरेंट्स में से कोई बीमार है, उनको स्नीजिंग हो रही है, उनको कफ है, उनको फीवर है, तो आपने ठीक है ये नहीं कहना कि बस डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी थी और अब ना यही दवाई खाएं। आपने उसकी वजह इवेलुएट करनी है, आपको हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए, आपको साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए कि भाई ये कॉमन फ्लू है, ये कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, या ये जो है वो कोविड का कोई मसला तो नहीं हो गया, या ये सिंपल जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी है। तो ये चीज़ें जो नॉर्मल अपने घर से शुरू करें, अपनी ज़ात से शुरू करें,
तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आप एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल बनेंगे। ठीक हो गया? यस मैम। अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो मुझसे पूछ सकता है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। मैम जी मैम वो जो 17 दिसंबर को लेक्चर हुआ था ना, वो रिकॉर्डेड काइंडली आप सेंड कर देंगे दोबारा। वो ऑन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, तब से ही नहीं हो रहा। 17 दिसंबर को हुआ था। बच्चा मुझे ये बात दिसंबर बताओ, को जो हुआ था। यस मैम। उस लेक्चर का क्या आई मीन टू से कि वो मैंने क्या पढ़ाया था, मुझे इतना बता दो। मैम उसमें पहले आपने क्वेश्चंस पूछे थे काफी। अच्छा, फिर क्या किया था? कुछ पढ़ाया था कोई यस पीपीटी? मैम, पढ़ाया भी था। क्या पढ़ाया था मुझे ये बता दो। मैम आई थिंक वो 7 लेक्चर था। लेक्चर 7 का कोई नाम भी तो होगा ना? मैम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं शायद वो। अच्छा, मेरे पास ऐसा है कि मैंने ड्राइव में मेरे पास लेक्चर्स पड़े हुए। किसी और के पास रिकॉर्डिंग है लेक्चर 7 की? क्लास ज़ूबिया, ज़रवा, फिजा, माहम, किसी और के पास है रिकॉर्डिंग 7 लेक्चर की? मैम अभी चेक कर सकते हैं। चेक करके, तो अगर ना हुई तो आप, अगर चेक करके अगर हुई तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। अगर ना हुई तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दीजिएगा कि मैं आपको जो है ना वो ड्राइव से जो है ना वो ढूंढ के आपको शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया? मैम वो डेट तो कंफर्म है कि वो 17 दिसंबर थी, लेकिन लेक्चर कंफर्म नहीं है, तो फिर ना वो बता मसला ऐसा है कि पहले जो है वो जूम पे जो है वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती थी। ठीक हो गया? जूम से यस मैम। रिकॉर्ड जी डिलीट मैम, नहीं वो होती, अब डिलीट हो जाती है ना। डिलीट हो जाती हैं, तो ये इशू है। लेकिन मैम वो तब ये था कि जब आपने सेंड की थी ना, वो उस टाइम भी नहीं ऑन हो रही थी। अच्छा, चले जी खैर, मैम। आप वो लेक्चर पढ़े हैं, अगर उसमें से कोई इशू आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो एट द एंड ऑफ लेक्चर, हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं आपको करवा दूंगी, दोबारा से करा दूंगी। अगर तो किसी बच्ची के पास है तो फिर तो वेल एंड गुड, वो आप शेयर कर लें आपस में। ज़ुबिया, आपके पास सारे लेक्चर हैं? यस मैम, लेक्चर्स हैं। आपने ढूंढना है। वैसे तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, पीपीटी में आ रहा है, लेकिन आई विल चेक अगेन। तो अगर तो है आपके पास तो फिर आप ना फिजा से शेयर कर लें, बाकी क्लास से भी ओके शेयर मैम। कर। तो मुझे ऐसा है कि मेरे पास ना असल में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स पड़े हैं, तो मुझे काफ़ी मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे हैं। ओके मैम, मैं अगर देखती हो हूँ। सके ना, अगर हो सके तो आप लोग कर लें। ठीक हो गया? ओके। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।